नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। इसे उम्मीद कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू तर्क दे रहे थे। उन्हीं से आशंकाएं भी गहरी हो रही थी कि आने वाले दिनों में सरकार वक्फ संपत्ति से क्या करने जा रही है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने वक्फ बिल पर अपनी बात खत्म की। मशहूर कवि आदम गोडसे की कविता से प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का जिक्र किया और कहा कि आज देश के हालात क्या हैं। हम इस वीडियो में राज्यसभा के विपक्ष के कुछ सांसदों के भाषण का छोटा छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। देश में गरीबी दूर हो जाएगी, इस नारे पर भारत के सभी धर्मों के उन सभी गरीबों को विश्वास कर लेना चाहिए जिनकी गरीबी दूर करने का वादा सरकारें, राजनीतिक दल हर चुनाव में करती हैं। द नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। तो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। 2023 में सर, सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ, 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था। लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा
कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर, ये जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर, स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहां है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। हिंदुस्तानी कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए। आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? ये पहले भी था सर। अगर आप 1995 एक्ट पढ़े तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य
महिला हो सकती थी, इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये पहले से ही था, ये सिर्फ दिखावा। और इनका 3 और 4 में जो ये विशेष रूप से विडो, डिवोर्स वुमन और ऑर्फन की बात करते हैं, ये पहले भी था सर। ये पहले भी जो 3R है जिसमें वेलफेयर की उल्लेख है, उस वेलफेयर एंड अदर पर्पसेस में विडो, डिवोर्स वुमन एंड ऑर्फन पहले से ही उसमें समा जाता है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इंप्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है, इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतनी तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की, हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है, हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए।
ये आदतें मत बदलवाइए। सर, एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर नेहरू से दोस्ती थी, वापस आए तो लोगों ने पूछा क्यों आ गए? बोला यार बहुत मुसलमान थे यहाँ, लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आज सुबह से कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। ये हमें समझना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं तैयारी का सोर्स हम लोगों का शायद कुछ तो समान है हमारे में। तो वक्फ जो है अरबिक का शब्द है, वक्फा से निकला, मान लिया, और इसका मतलब है कि रिलीजियस जो पवित्र कोई काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। और अलग अलग लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, कोई वक्फ बोलता है, कोई वकफ बोलता है। ये अलग अलग धाराएं हैं इस देश की। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्फ थी। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में सर मैं एक बात जरूर कहूंगा। इस बिल को, चूंकि बिल के कुछ बिंदुओं पे आऊं उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्वोक किया गया, और मैं चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक लाइन कही थी, उसको बार बार पढ़िए, डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल इन इनकंसिस्टेंट विथ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यू हैव टू लुक एट ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द एंगल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन, और ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग अलग जगहों पे हैं। सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर? दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे घेट्टो, गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर, ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं, राधा मोहन जी, कि 20 करोड़ मुसलमान। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, यह उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आप इसमें क्या है, मैं दूसरी चीज कहूंगा कि संपत्ति वक्फ की है,
अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में मेरे संजय जी कह चुके हैं, आपकी खुद की एफिडेविट है कि कितना डिजिटलाइज हो गया है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बेहतर चीज आपने कही थी और मैंने नोट किया था सर, एक कायदे से, सॉरी, नहीं ढूंढने में जो समय लगेगा, नहीं सर, नहीं मिल गया सर, वो एक्चुअली सर, एक्चुअली एक मिनट सुनो सही सर, सुनो, ढूंढने में जो समय लगेगा उतना अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। सर इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में, प्लीज जयराम जी, 30 बरस में सिर्फ 8, सर मैं इस बोनहोमी को तो धन्यवाद कहता हूं, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को थोड़ी दिक्कत होती है अपनी बात रखने में। बाकी अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये, और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी, अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे। लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है।